पटना के मीठापुर इलाके में 27 मई 2026 की रात एक छापेमारी शुरू हुई जो करीब 11 घंटे तक चलती रही। इस छापेमारी में करीब 2 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और हीरे के गहने, 2.5 लाख रुपए नगद, जमीन से जुड़े 47 दस्तावेज, बैंक की कई पासबुक और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। और इन सब के बीच में एक नाम सामने आया जो पिछले कुछ समय से बिहार के सरकारी गलियारों में दबी जुबान से लिया जा रहा था, रिशु रंजन सिन्हा, जिन्हें लोग रिशु श्री के नाम से जानते हैं। 38 साल के रिशु श्री, जो मूल रूप से बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं, कुछ साल पहले तक एक सामान्य कॉन्ट्रैक्टर थे। साल 2016 में उन्होंने पटना में एक कंपनी रजिस्टर करवाई थी, रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। जांच एजेंसियों का आरोप है कि ये कंपनी और इससे जुड़े कई दूसरी कंपनियां धीरे धीरे सरकारी ठेकों की दुनिया में इतनी ऊपर चढ़ गई कि बात कई विभागों, हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स और बड़े आईएएस अधिकारियों तक जा पहुंची। इस सब के बीच एक सवाल जो चर्चा में है वो ये है कि आखिर एक आम आदमी इतना प्रभावशाली बना कैसे। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि रिशु श्री का नाम अचानक सामने नहीं आया। ये कहानी असल में एक दूसरे बड़े मामले से निकली है। साल 2024 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने बिहार के एक सीनियर अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ जांच शुरू की। हंस 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे अहम पदों पर रह चुके थे। जुलाई 2024 में ईडी ने पटना, मधुबनी, दिल्ली और पुणे में उनके ठिकानों पर छापे मारे और अक्टूबर 2024 में हंस को एक पूर्व विधायक गुलाब यादव के साथ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित बेहिसाब संपत्ति की जांच चल रही है। बाद में अक्टूबर 2025 में पटना हाईकोर्ट से हंस को जमानत मिल गई। ध्यान रहे कि ये सभी आरोप हैं और अदालत में साबित होना भी बाकी है। अब इसी हंस वाली जांच के दौरान ईडी की नजर एक और नाम पर पड़ी, रिशु श्री। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एजेंसियों के सामने एक पूरी तस्वीर खुलने लगी। ईडी ने अप्रैल 2025 में एक रिपोर्ट तैयार की और उसे बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू को सौंप दिया। अब यहाँ 2 एजेंसियों का रोल समझ लीजिए। एसवीयू बिहार सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई है जो ये देखती है कि टेंडर में गड़बड़ी हुई या नहीं, और ईडी केंद्र की एजेंसी है जो ये देखती है कि अगर गड़बड़ी से ये पैसा कमाया गया तो वो पैसा आखिर गया कहाँ। ईडी की रिपोर्ट के आधार पर एसवीयू ने रिशु श्री और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें संजीव हंस का नाम, रिशु श्री का एक कर्मचारी संतोष कुमार और एक कंपनी डायरेक्टर का नाम भी शामिल बताया गया। ये केस भ्रष्टाचार निवारण कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज हुआ और इसी के समांतर ईडी ने पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अपनी अलग जांच खोली। अब सवाल ये है कि आरोप आखिर है क्या। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिशु श्री सिर्फ एक ठेकेदार नहीं थे, बल्कि एक तरह के बिचौलिए की भूमिका में थे। ईडी के प्रेस नोट के अनुसार उनकी कंपनी बिहार के कई विभागों में कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करती थी। जल संसाधन, स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, शहरी विकास, शिक्षा, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग जैसी संस्थाएं इसमें शामिल बताई गई। आरोप है कि रिशु श्री ने कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसके जरिए टेंडर अपने या अपने पसंदीदा लोगों के हक में करवाए जाते थे और बदले में अधिकारियों को कमीशन या दूसरे फायदे पहुंचाए जाते थे। उदाहरण भी इसके मौजूद हैं। एसवीयू सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक जल संसाधन विभाग का एक टेंडर अहमदाबाद की एक कंपनी शेवरॉक्स कंस्ट्रक्शन को मिला और फिर उसी काम को आगे रिशु श्री के एक कर्मचारी संतोष कुमार की कंपनी को सौंप दिया गया। यानी आरोप ये है कि कागजों पर काम किसी और कंपनी का दिखाया जाता था पर असल में कमान कहीं और ही थी। अब जब जांच एजेंसियों ने पैसे का रास्ता खंगालना शुरू किया तो मामला सिर्फ टेंडर तक सीमित नहीं रहा। इसी जांच में रिशु श्री के सहयोगियों और कुछ ट्रैवल एजेंसियों तक छापेमारी पहुंची। जून 2025 में ईडी ने पटना, मुजफ्फरपुर, गुजरात के सूरत और हरियाणा के पानीपत समेत 9 जगहों पर रेड की।
फिर नवंबर 2025 में अहमदाबाद, सूरत, गुरुग्राम और दिल्ली में 9 ठिकानों पर छापे पड़े, जहां से करीब 33 लाख रुपए नकद और कई दस्तावेज जब्त किए गए। इस बीच ऋषुश्री ने राहत के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे केस का सबसे गंभीर पहलू टेंडर भी नहीं है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वे इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि कहीं ऋषुश्री का असर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग तक तो नहीं पहुंच गया था। यानी आरोप यह है कि सिर्फ ठेका हासिल करना ही नहीं, बल्कि मनचाहे अधिकारी सही जगह पोस्ट हों, इस पर भी कथित तौर पर असर डालने की कोशिश की जाती थी। अगर ये आरोप जांच में सही साबित होता है तो ये दिखाता है कि बात एक टेंडर से कहीं आगे पूरी प्रशासनिक मशीनरी तक जा सकती है। अब आते हैं इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई पर। मई 2026 में एसवीयू को इनपुट मिला कि ऋषुश्री देश छोड़कर भागने की कोशिश में है। इसके बाद 27 मई 2026 की रात पटना के मीठापुर में कमत रामसखी एनक्लेव में फ्लैट नंबर 5A पर वही 11 घंटे लंबी छापेमारी हुई, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। अगले दिन यानी 28 मई 2026 को ऋषुश्री को गिरफ्तार कर लिया गया, स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेउल जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस केस ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया, जब बिहार सरकार ने 30 मई 2026 को 2 IAS अधिकारियों को निलंबित कर दिया। योगेश कुमार सागर, जो 2017 बैच के अधिकारी हैं, और अभिलाषा कुमारी शर्मा, जो 2014 बैच की अधिकारी हैं। जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इन्हें ऋषुश्री की ओर से कथित तौर पर महंगे तोहफे और सुविधाएं मिली। योगेश कुमार सागर के बारे में कहा गया कि जून 2024 में उनकी और उनके 8 रिश्तेदारों की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, जिस पर हवाई किराए और होटल का करीब 21.92 लाख रुपए का खर्च कथित तौर पर ऋषुश्री ने उठाया। वहीं अभिलाषा शर्मा के बारे में आरोप हैं कि उनके घर पर करीब 9 लाख रुपए की छत बगीचे की साज सज्जा करवाई गई, महंगे फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान दिए गए और उनके रिश्तेदारों की कुछ यात्राओं का भी खर्च उठाया गया। ये कार्रवाई एसवीयू के एडीजी पंकज कुमार दरद की रिपोर्ट और सिफारिश के आधार पर हुई बताई जाती है। एक बार फिर जोर देकर कहना ये जरूरी है कि ये सभी आरोप हैं और अभी अदालत में इनका फैसला आना बाकी है। अब ये सब आपके लिए मायने क्यों रखता है? इसे ऐसे समझते हैं, बिहार भारत के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में गिना जाता है, जहां लाखों लोग बेहतर सड़क, अस्पताल और बुनियादी सुविधाओं के लिए सीधा सरकारी परियोजनाओं पर निर्भर हैं। सरकार खुद सड़क या अस्पताल नहीं बनाती, ये काम कॉन्ट्रैक्टर करते हैं और कौन सा काम किसे मिलेगा ये टेंडर सिस्टम तय करता है। अब अगर यही सिस्टम कथित तौर पर प्रभावित किया जाए तो नुकसान सरकारी खजाने से कहीं ज़्यादा उस आम आदमी का होता है जिसे समय पर अस्पताल नहीं मिलता, जिसके गांव की परियोजना अधूरी रह जाती है। यही वजह है कि टेंडर में पारदर्शिता को किसी भी व्यवस्था की बुनियादी जरूरत माना जाता है। फिलहाल ऋषुश्री का मामला जांच और अदालती प्रक्रिया के दौर में है। ईडी और एसवीयू दोनों जांच कर रही हैं। डिजिटल रिकॉर्ड और बैंकिंग लेन देन की पड़ताल जारी है। 2 अधिकारी निलंबित हो चुके हैं और एजेंसियों का दावा है कि उनके पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, लेकिन कानून की नज़र में अभी ये सिर्फ आरोप है। ऋषुश्री समेत किसी भी व्यक्ति पर लगे आरोप अदालत में साबित नहीं हुए हैं और अंतिम फैसला अदालत को ही देना है। पर यह केस बिहार के सामने एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा करता है। क्या ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर की कहानी है या उस पूरे सिस्टम की, जहां विकास के नाम पर निकलने वाले हजारों करोड़ रुपए के पीछे कहीं ना कहीं प्रभाव, पहुंच और कमीशन का एक छुपा हुआ खेल भी मुमकिन है? इसका जवाब आने वाले समय में जांच और अदालत देगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। आप वीडियो देख रहे थे खबरगांव पर। धन्यवाद।